कोई गैप दिख रहा है? नहीं है, ये एकदम मजबूती से टिके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये NaCl का क्रिस्टल है। लेकिन जब हम इसके अंदर का यदि हम जाल समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं। ये देखो, ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अध्याय 1 ठोस अवस्था नाम का जो चैप्टर है उसको कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं इसका चौथा प्रश्न, जो कि है आयनिक ठोस किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। इसके पहले हमने ये तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। और जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रॉपर नोट्स बना के रखे हुए हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है आयनिक ठोस किसे कहते हैं, इनके प्रमुख लक्षण उदाहरण सहित हमें समझाना है। तो आयनिक ठोस होते क्या हैं, आइए वापस से अपने फ्लो पर चलते हैं। देखो, हम लोग पदार्थ पढ़ रहे हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस जो है हमने इस पर फोकस किया तो ठोस हमें 2 प्रकार के मिले, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों को हमने अच्छे से स्टडी किया है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्रिस्टलीय ठोस भी यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला जो प्रकार है आणविक ठोस, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है आयनिक ठोस क्या होते हैं। तो यहाँ पे जब कोई भी ठोस होता है तो वो अपने अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कण मतलब उस ठोस के अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं, अवयवी कण कहते हैं। ये जो मैं गोले बना रहा हूँ, ये बताओ ये क्या है, अवयवी कण है। क्या है ये, अवयवी कण। ये अवयवी कण कहलाते हैं, अवयवी कण। इनका दूसरा नाम क्या है बताओ, इनका दूसरा नाम है रचक कण। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे, रचक कण। इनका तीसरा नाम क्या है, इनका तीसरा नाम है संरचनात्मक इकाई। ठीक है, इसको भी आप याद रखोगे। ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। अवयवी कण, रचक कण या संरचनात्मक इकाई, ये पूरे गोले होते हैं। तो ये गोले जो हैं, ये अवयवी कण जो हैं, ये यहाँ पे क्या होते हैं, तो ये मैंने आपको पहले भी आणविक ठोस में बताया है कि ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। या तो ये अणु हो सकते हैं, या तो ये परमाणु हो सकते हैं, और या तो ये आयन्स हो सकते हैं। अब यदि रचक कण अणु होते हैं, जैसे H2O, 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 ऐसे ध्यान से समझते जाना, तो इस प्रकार से जो ठोस बनता है वो कहलाता है आणविक ठोस। और अगर ये आयन्स होंगे, आयन कैसे हो सकते हैं, जैसे आयन होते हैं, जैसे Na+, जिसके पास प्लस माइनस होते हैं वो आयन कहलाते हैं, जैसे Na+ और Cl-, ये क्या है, आयन है। तो अगर ऐसे बनेगा, Na+ एक जगह पर, दूसरा फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, इस तरीके से अगर ये बनते जाएंगे ये नीचे तक, तो ये जो है इनमें हर जगह में यदि मैं गोला बना दूँ इस तरीके से, ये देख लो आप, ये, और इनसे एक हम ठोस बना लें और आगे लिख के, जैसे Cl- के बाद आएगा Na+, फिर Cl-, ऐसे। तो अगर मैं बड़ा सा यहाँ पे ठोस बना लूँ, यहाँ पे फिर Na+, फिर Cl-, फिर Na+, और इनको आपस में कनेक्ट करते हुए, ये देखो ध्यान से समझना, ये, और ये मैंने एक जाल बना दिया, ये पूरा एक मान लो ठोस है। तो इसमें ये जो प्रत्येक जो गोला है ये क्या कहलाता है, अवयवी कण। क्या कहलाता है, अवयवी कण। अब ये बताओ कि ये जो अवयवी कण है इसमें क्या है, तो आप कहोगे इसमें तो आयन है, क्योंकि प्लस माइनस है इनमें हर जगह, तो ये क्या कहलाते हैं, आयन। क्या कहलाते हैं, आयन। जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे CS+, Cl-, Cgm कहलाता है, फिर CS+, फिर Cl-। इसी तरीके से ये देखो, ऐसा ही मैंने एक ठोस बना लिया।
इसमें यदि मैंने आपसे पूछा कि ये प्रत्येक गोला क्या कहलाता है, अवयवी कण, और अवयवी कण इसमें कौन है, तो आपने फिर देखा कि अरे इसमें तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो आप कहोगे अवयवी कण इसमें आयन है। तो ये जो ठोस बनेगा ये कहलाएगा आयनिक ठोस। क्या कहलाएगा? आयनिक ठोस। ये भी जो ठोस बन रहा है ये क्या कहलाएगा? आणविक ठोस, सॉरी आयनिक ठोस। क्या कहलाएगा? आयनिक ठोस। तो ऐसे ठोस, याद करो इसको, ऐसे ठोस जिनमें संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं, अवयवी कण भी बोल सकते हैं या फिर संरचनात्मक इकाई। ये जो प्रत्येक गोला है, इस प्रत्येक गोले को क्या कहते हैं? ये देखो, ये गोला जो आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई। क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई। ठीक है, तो ये जो प्रत्येक गोला है इसको कहते हैं संरचनात्मक इकाई। याद हुआ कि नहीं? तो यही चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आयनिक ठोस की डेफिनेशन आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऐसे ठोस जिनमें उनकी संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। इसमें देखो, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस। ऐसे ठोस जिनमें उनकी संरचनात्मक इकाई आयन्स होते हैं। इसमें देख लो, ऐसे ठोस जिनमें उसकी संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। तो अब देखो, हम इसका जो है यहाँ पे डेफिनेशन देखने वाले हैं। ये देखो, आयनिक ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार है। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। ये देखो, मैंने यहाँ पे एक क्रिस्टल बनाया हुआ था, तो क्रिस्टल की जो इकाई है वो क्या है? आयन है ना, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? आयनिक ठोस कहलाते हैं। उदाहरण जैसे NaCl, मैंने एग्जाम्पल NaCl का बनाया है। ये देखो, है कि नहीं? ये नमक का टुकड़ा है। जो हम नमक अपना देखते हैं ना, जो आप खड़ा नमक देखा होगा आपने, ये रॉ साल्ट कहलाता है। तो इसके अंदर जो आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं? Na+Cl-, Na+Cl-। तो ये आयनिक ठोस कहलाएगा। जैसे नमक का टुकड़ा आपके हाथ में किसी ने दे दिया और पूछा कि बताओ ये कौन सा ठोस है, तो आप क्या कहोगे? ये आयनिक ठोस है। फिर यदि आपसे पूछेगा कि आयनिक ठोस क्यों है, तो आप बता देना क्योंकि इसमें इसके जो घटक हैं छोटे छोटे वो आयन्स हैं, वो आयनों से मिलके बना हुआ है, तो इसलिए ये क्या है? आयनिक ठोस है। ये देखो, और एग्जाम्पल क्या लिया है नोट्स में? CsCl। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहीं पे बताया था कि ये देखो, CS+, Cgm+, क्लोरीन माइनस, ये भी क्या है? आयनिक ठोस है। और ZnCl2 में Zn2+ होता है और Cl- होता है, तो Zn और 2Cl ऐसे जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये देखो ZnCl2। तो इस तरीके से हम आयनिक ठोस के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। और भी एग्जाम्पल होते हैं, हमने 3 ले ही लिए हैं। अब देखो, सबसे पहला लक्षण क्या होगा? सबसे पहला लक्षण यहाँ पे देखो क्या है कि ये धन आवेश और ऋण आवेश से मिलकर बने होते हैं। जो आयनिक ठोस होते हैं ना, वो किससे मिलकर बने हैं? धन आवेश और ऋण आवेश से मिलकर बने होते हैं। इसमें देख लो आप, इसमें भी धन आवेश और ऋण आवेश। तो पहला लक्षण यही जाता है कि ऐसे ठोस धन व ऋण आवेश वाले आयनों से मिलकर बने होते हैं। अब आप फिजिक्स में देखोगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में आकर्षण का बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण का बल, जिसे हम कूलाम बल भी कहते हैं, क्योंकि कूलाम ने इसकी खोज की थी। कूलाम नाम के एक जो व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि विपरीत आवेश, यानी कि एक धन का आवेश और एक ऋण का आवेश आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन धन धन वाले हों तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी ये इसको इस तरफ धकेलेगा और ये वाला इसको इस तरफ धकेलेगा। तो चूंकि यहाँ पे तो विपरीत आवेश हैं, तो आपस में क्या होंगे? आकर्षित करेंगे। तो कूलाम का बल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो NaCl को एकदम मजबूती से जकड़ लेगा। इसी तरीके से ये Cl इस Na को मजबूती से जकड़ लेगा, बहुत ज़्यादा मजबूती से। ये टूटेगा नहीं आसानी से, ये जो बंध है, ये Na इस Cl को ऐसे मजबूती से पकड़ लेगा। तो मतलब ये है
कि ये जो गोले हैं इनके बीच में इतनी दूरी नहीं होती है। ये तो जाल समझाने के लिए है, बंध समझाने के लिए। ये इतने मजबूती से जुड़े होते हैं तो एकदम पास पास होते हैं। जैसे ये वाला Na, ये मान लो नीले कलर वाला Na है और पीले वाला Na है और नीले कलर वाला देखो अब Cl है। तो इनके बीच में क्या कोई गैप दिख रहा है? नहीं है। ये एकदम मजबूती से टिके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये NaCl का क्रिस्टल है। लेकिन जब हम इसके अंदर का यदि हम जाल समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं। ये देखो, ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल जालक कहलाता है। अभी आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी इतना समझो कि ये इतने मजबूती से एकदम से जुड़े हुए हैं। किस बल के कारण? तो आंसर है कूलाम बल के कारण। क्यों कूलाम बल क्यों लगा इन पर? क्योंकि ये विपरीत आवेश वाले आयनों से मिलकर बने हैं। तो देखो दूसरा लक्षण क्या है? आयनों के मध्य कूलाम आकर्षण बल होता है। पहला लक्षण याद हुआ कि नहीं? ऐसे ठोस जो धन और ऋण आवेश वाले आयनों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा लक्षण क्या है? अब जब धन और ऋण आवेश है तो इनके मध्य कौन सा आकर्षण बल लगेगा? कूलाम का आकर्षण बल। यानी धन और ऋण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो चिपक जाते हैं। और चिपक जाते हैं तो एकदम बिल्कुल ऐसे चिपकते हैं जैसे ये क्रिस्टल में मैंने आपको दिखाए हुए हैं। देखो आप, ये इसके साथ में एकदम चिपका हुआ, ये भी चिपका हुआ, ये इससे चिपका हुआ, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एकदम चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टल बन जाता है। ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल जालक है। ये जाल है क्रिस्टल का, इसलिए इसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब ये समझो कि ये ठोस कठोर होते। कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच जो मजबूती से बंध है इसके कारण ये कठोर होते हैं। एक और एक आपस में चिपके हुए हैं तो इसलिए ये क्या है? कठोर है, एकदम कठोर। इनके बीच में एकदम मजबूती है। इम भंगुर होते हैं। कठोर तो हैं लेकिन भंगुर प्रकृति के हैं। ऐसा क्यों है? भंगुर का मतलब क्या होता है कि अगर इन पर कोई हथौड़ा मारेंगे, अगर अपन इसको दबाव करेंगे, इसको दबाएंगे तो ये बिखर जाएगा। कई ठोस ऐसे होते हैं जिनको दबाने से या हथौड़ा मारने से वो फैल जाते हैं, है ना, चादर बन जाती है उनकी। लेकिन ऐसा ये नहीं है। जैसे अगर आपके पास ये नमक का टुकड़ा आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको हथौड़े से मारो, तो ये क्या होगा? इसकी चादर बनेगी या फिर ये पूरा बिखर जाएगा? तो आंसर ये पूरा बिखर जाएगा, इसकी चादर नहीं बनेगी। जबकि लोहे के टुकड़े को अगर आप पीटोगे हथौड़े से तो वो फैलेगा ऐसा, वो पूरा बिखरेगा नहीं, वो फैलेगा। तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। इसको बोलते हैं भंगुर। इसको क्या बोलते हैं? भंगुर। क्योंकि इसको पीटने से ये बिखर जाता है। मिट्टी को पीटने से क्या होती है? गीली मिट्टी को पीटोगे तो वो फैलेगी, लेकिन सूखी मिट्टी या कोई ऐसे खेत में जो मिट्टी होती है ना, छोटे छोटे जो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मिट्टी के छोटे छोटे गोले होते हैं जो खेत में डले रहते हैं, उनको यदि आप हथौड़े से अगर आप मारोगे तो वो बिखर जाएंगे। जैसे ये नमक का टुकड़ा भी क्या होगा? बिखर जाएगा। तो इसे बोलते हैं भंगुर प्रकृति। तो ये नमक भी क्या है? आयनिक ठोस है, तो ये भी क्या है? भंगुर प्रकृति दर्शाता है। तो ये कैसा है? कठोर तो है, नमक का टुकड़ा कठोर तो है लेकिन भंगुर भी है। मतलब यदि इसे मारोगे तो ये बिखर जाएगा। तो ये ठोस कठोर होते हैं एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसके बाद चौथा पॉइंट देखो, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। बिल्कुल, गलनांक क्वथनांक उच्च तो होंगे ही। क्यों गलनांक क्वथनांक उच्च होंगे? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि इनमें मजबूती से बंध है। तो इनके बीच में जो मैंने अभी आपको समझाया कि कूलाम आकर्षण बल है, तो ये मजबूत होता है। तो मजबूत होता है तो इसे तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी लगेगी। तो जैसे मान लो इसे 20 डिग्री पर पिघलाया तो 20 डिग्री पर कुछ भी नहीं हो रहा, ये इस बंध का कुछ भी नहीं हो रहा। 25 पर भी कुछ नहीं होगा। जब 50 डिग्री दोगे, कहने का मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि 50 डिग्री दोगे तब जाके ये बंध टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो ये पिघलने लगेगा। तो ये 50 डिग्री क्या बन गया? गलनांक। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मजबूत बंध के कारण गलनांक उच्च हो जाता है। मजबूत है ना बंध, तो इसे तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी लगती है, इसलिए गलनांक और क्वथनांक दोनों कैसे हो जाते हैं? उच्च हो जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कमजोर बंध होता, कुछ भी ऐसा बंध होता, तो आसानी से थोड़ा सा गर्म करते, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा था, थोड़ा सा भी बाहर का टेम्परेचर मिला वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नमक को यदि हम बाहर रखेंगे तो ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, ये पिघलेगा नहीं जब तक इसे गैस के सामने नहीं रखोगे, बर्नर के सामने नहीं रखोगे, डायरेक्ट गर्म नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें कूलाम आकर्षण बल है। बर्फ़ के टुकड़े में कूलाम आकर्षण बल नहीं होता है ना, ये समझना होता है। तो ज़्यादा बल मतलब ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा बल है मतलब बंध मजबूत है।
इसलिए इस चीज़ को समझो कि इनके गलनांक क्वथनांक इसलिए क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। अब उच्च वाष्पन ऊष्मा के कारण अवाष्पशील होते हैं। मतलब वाष्पन ऊष्मा उच्च मतलब वही चीज़ है कि इसको गर्म करने के लिए, इसको भाप में बदलने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। जैसे भाप में, तो ये नॉर्मली भाप में बदलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाप, जैसे मान लो अगर आपने एक गिलास में क्या किया, पानी लिया। जैसे मान लो ये जो गिलास है इसमें आपने पानी लिया और उसमें नमक मिला दिया, तो कुछ समय बाद क्या होगा, अगर आपने इसे धूप में रख दिया तो पानी पानी उड़ जाएगा, नमक इसी में रह जाएगा। नमक भाप नहीं बना, क्योंकि नमक कह रहा है मुझे और ऊर्जा चाहिए। पानी जल्दी से उड़ गया। क्यों ऊर्जा चाहिए? क्योंकि इसमें मजबूत बंध होते हैं, तो वो टूटेगा ही नहीं। टूटेगा नहीं तो ये अलग अलग नहीं होंगे, तो भाप में कैसे बनेंगे? गैस के अणु तो दूर दूर होते हैं ना। तो बस वही रीजन है, इसलिए ये भाप नहीं बन पाता। मतलब वाष्पन ऊष्मा के कारण अवाष्पशील। अवाष्पशील मतलब भाप में नहीं बदलने वाले, अवाष्पशील। क्यों नहीं बदले? क्योंकि बंध मजबूत है, टूटे ही नहीं। अधिक ऊर्जा चाहिए, सूर्य की रोशनी में उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही उन्हें, ये चीज़ है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे नमक का टुकड़ा है, ये अभी बताओ कैसी अवस्था में है? आप कहोगे ठोस अवस्था में है। तो ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। ठोस अवस्था में, पानी में नहीं मिलाना है, ठोस अवस्था में ये कैसे होते? विद्युत के कुचालक। लेकिन अगर इन्हें गर्म कर दिया जाए, इन्हें पिघला दिया जाए, अगर इन्हें पिघला दिया जाए तो क्या होता है? पिघलाने से, अगर पिघलाएंगे तो ये बंध टूट जाएंगे, तो Na अलग हो जाएगा, Na+Cl अलग हो जाएगा, तो ये स्वतंत्र बन जाते हैं, प्लस माइनस। और ये माइनस के और प्लस के जो आयन हैं अब ये गति कर सकते हैं, और आयन जब गति करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ये पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है? तो इसको क्लियर कर लेना। चलिए, तो ये 6 लक्षण हो गए। आयनिक ठोस आपने समझ लिया है क्या होते हैं, अच्छे से आपने पूरा ध्यान से समझा है। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में लिख सकते हैं। हाँ, ये चीज़ जरूर कर लेना। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। ये 2 ठोस और बचे हैं, तो इनको भी कवर कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू।